अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम लोग अपने आज के सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारे लास्ट सेशन में विच वाज लास्ट वीक, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे IAS 10 को और IAS 37 को। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में IAS 10 और IAS 37 को ब्रीफली डिस्कस किया था, रिवाइज किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था और क्वेश्चन को समझा था, और ये क्वेश्चन था दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें एंटिटी का नाम था BFC, आपके क्लाइंट का नाम था BFC। इस क्लाइंट पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड किया था और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर घर से करके आएंगे सॉल्व। पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व किया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? नो आंसर्स। आई हैव, चले, वी हैव वन स्टूडेंट, हमजा ने आंसर लिखा है। अपार्ट फ्रॉम हमजा आई डोंट थिंक कि किसी और ने किया है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले 10 मिनट ले रहे हैं। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में आप क्या करेंगे, आप जल्दी से इस क्वेश्चन के अगेंस्ट बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। जब हम लोग बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मटीरियलिटी, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमें मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है, और हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हुए वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट हैज बीन डन वर्सेस व्हाट शुड बी डन। दस मिनट है आप लोगों के पास। 10 मिनट के बाद हम लोग डीब्रीफ करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है उनके आंसर्स चेक भी हो जाएंगे। मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विच विल हैव द पास्ट पेपर, लेकिन आप लोग ICAP की वेबसाइट से भी बहरहाल ये पास्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था BFC, इसमें एंटिटी थी, एंटिटी का ईयर एंड वाज 31st of October 2017। दिस वाज द ईयर एंड ऑफ द एंटिटी। अपेंडिक्स 1 में वी हैड डिटेल्स अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, अबाउट द बोर्ड स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिट पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। देन इफ वी लुक्ड एट अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 2 में वी हैड डिटेल्स अबाउट रेंटल ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ न्यू प्लांट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फाइन डाइनिंग चेन। देन वी हैड डिटेल्स अबाउट क्लोजर ऑफ अ फैसिलिटी एट पिशावर। अपेंडिक्स 3 में इन्हीं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। हमारे लिए कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, कौन सी ट्रांजैक्शन को हम लोग देख रहे थे, हम लोग इस ट्रांजैक्शन को देख रहे थे। देन वी हैड अपेंडिक्स 4, जिसमें शाहिद चौधरी ने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, और उन प्रोसीजर्स में हमें डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करनी थी कि कहाँ कहाँ पे शाहिद ने सही प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए। एंड फाइनली वी हैड एन ईमेल फ्रॉम शामला टू सादिया खान, जिसमें लीजिंग ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल्स बताई गई थी। दिस अपेंडिक्स वाज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था फॉर द मीनवाइल।
क्लोजर ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी वाले पैराग्राफ्स को हम लोग देख रहे हैं, और रिक्वायरमेंट हम लोगों ने कौन सी सॉल्व करनी थी. वी हैड टू लुक एट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए, जिसमें हमें एग्जामिनर ने कहा था दैट यू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, you explain the financial reporting issue and where relevant prepare calculations. और हमें evaluate करनी थी additional testing performed by शाहिद चौधरी, और हमें key audit procedures भी बताने थे which should be performed before the report is signed. अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं रोमन 1 पे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग फोकस करेंगे मटीरियलिटी के ऊपर और ट्रीटमेंट के ऊपर. अब जल्दी से आप लोग सॉल्व करना शुरू करें. मैं अपेंडिक्स 3 पे जा रहा हूं. पहले एक काम करें, सब लोग अपेंडिक्स 2 का ये पैराग्राफ पढ़ लें. उसके बाद आई विल मूव ऑन टू अपेंडिक्स 3 एंड देन अपेंडिक्स 4. इस केस के अंदर एवरीबॉडी के अंदर मतलब कोई इशू निकाल रहा हूँ तो आई हैव टू रिलेट दैट विद माय मतलब कौन से आईएफआरएस का मैं इशू निकालूँ, तो इससे लिंक करना है आईएफआरएस से. तो सबसे पहला तो एक डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन का मेरे पास सेग्रीगेशन आती है जब ये कर रहा है. अब देखो ना डिसकंटिन्यूड, हाँ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ट्रिगर हो भी रहा है या नहीं हो रहा. इज इट एन ऑपरेशन एट फर्स्ट प्लेस. अभी तुम इस पे फोकस करो IAS 10 पे और 37 पे. हम लोग जब IFRS 5 को रिवाइज करेंगे तो ये बात खुद ही समझ में आ जाएगी कि वाई दैट स्टैंडर्ड इज नॉट रेलेवेंट. फॉर इंस्टेंस तो दो ट्रिगर तो सबसे पहले मेरे पास एक तो डिस्कंटिन्यूड सुन के मेरे पास IFRS 5 ट्रिगर हुआ और दूसरा मेरे पास एक डेफर्ड टैक्स ट्रिगर हुआ क्योंकि वो लीजिंग फैसिलिटी पे वो सबलेट कर रहा था उसको. लीजिंग फैसिलिटी के बारे में भी हम बात ही नहीं कर रहे. वो नहीं तो ऐसा इसके कि जब मैं फैसिलिटी क्लोजर पे जा रहा हूं ना उसकी जमीन मेरे पास लीज पे दी है तो मैं बंद करूं या नहीं करूं, ये देनी तो है उसको. सही है. उसके ऊपर उसने फर्दर प्रपोजल जो दिया है तो एक तो सर ने हेडिंग दी थी ना, उस पे मुझे काम करना ही करना है. और दूसरा वाला मुझे समझ में आ रहा है उसने अब तुम ये देखो जब हम लोग ऑडिट का पेपर देते हैं CFAP 6 में हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास सिचुएशन जो दी हुई होती है वो बहुत ब्रॉड होती है. CFAP 6 में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था. तो हमारा दिमाग ये कहते हैं ऑडिट रिस्क ये भी निकल सकता है, ऑडिट रिस्क ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है. हम लोग उसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट ऑडिट रिस्क है आप उस पर फोकस करें. यहाँ पे भी यही अप्रोच लगेगी. सबसे प्रोमिनेंट स्टैंडर्ड कौन सा है, रिडंडेंसी का हमने नाम सुना, रिस्ट्रक्चरिंग का हमने नाम सुना, डायरेक्ट हमारा जहन IAS 37 पे जाएगा. इसमें जो मेरा क्लोजिंग डेट है FS की वो मेरे पास से वो होगी 2017 जून 31 अक्टूबर दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट. ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो पास पे, सिंपल. नहीं वो आपने जो बोला है सिंपल. कहते हैं वहाँ पे एक नीचे 4 वर्ड पे लाइन के लिए द बोर्ड अप्रूव दिस प्रपोजल दैट इज प्रपोज्ड ऑन सितंबर 2017 31 अक्टूबर 2017 में मेरा ईयर है. दैट मींस के जो भी मैं इश्यूज निकाल रहा हूँ दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड और उसको कहीं ना कहीं वो डिस्कस हो गया. तो मेरा सबसे पहला अगर मैं ऑडिट अप्रोच पे जाऊँ जैसे मान लो मैं बीइंग एन ऑडिटर मैंने किसी चीज इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो मेरे सबसे पहली चीज इश्यूज निकालने के पहले मैं एक डॉक्यूमेंट होगा कि मैं बोर्ड के अप्रूवल्स देखूंगा. उसी के अंदर जो डिसीजन है अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसके ऊपर दिया हुआ है दैट इज द बोर्ड अप्रूवल या ये तो उसने कॉन्टेक्स्ट बता दिया बोर्ड अप्रूवल नहीं बताया. यहाँ पे इतनी बात ही बताई जाएगी. अगर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया एक डिसीजन दैट मींस डिस्कशंस बोर्ड में हुई और फाइनली बोर्ड ने कहा कि ये कंपनी के फेवर में और हमें ये डिसीजन लेना है. अब तुम्हें ये देखना होगा कि शाहिद चौधरी की जो डिटेल्स बताई गई हैं कि उसने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए
शाहिद चौधरी ने बोर्ड अप्रूवल को देखा है या नहीं देखा? वो वाले प्रोसीजर भी देखे। वो प्रोसीजर, अगर शाहिद चौधरी ने ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, फिर जो तुम्हें रोमन सी में कहा गया कि एडिशनल प्रोसीजर्स बताओ, तुम वहाँ पे कहोगे कि बोर्ड मिनट्स को भी देखना चाहिए था। शाहिद वाला तरीका पढ़ के समझ में आया कि मैंने क्या Yes, किया। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम पास्ट पेपर डाउनलोड करो ताकि साथ साथ सारी चीज़ें देखते जाओ। मैं विंटर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वो चैट बॉक्स पे ही शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ, ताकि आप सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। चार अलग तरीके की कॉस्ट नहीं है। मैं जब प्रोविजनिंग के लिए काम कर रहा हूँ, पहले तो मैंने उसको टेक्निकली से बताया कि ये मेरे पास सब्सिक्वेंट इवेंट है। फर्स्ट बोर्ड का डिसीजन जो है इट्स एन एविडेंट पॉइंट कि मेरे पास सितंबर में कंफर्म था मुझे, और उसी के अंदर उसने उसकी फिगर्स भी अलाइन करी है। उसके बाद मैं कहूँगा कि 37 के मुताबिक मुझे यहाँ पे प्रोविजनिंग क्रिएट करना है और उसका एक्सपेंस बुक करना है पीनल में, बिकॉज इट इज मटेरियल, इट इज 3 टाइम्स नियरली 3 टाइम्स ऑफ माय पैरिंग मटेरियल है। ठीक है, मैंने इसको सारा रेट किया, तो प्रोविजनिंग के अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं असेस करके 3 कॉस्ट है मेरे पास, तीनों को अलग अलग करके फिर मैं कंबाइन करूं। बिकॉज़ कंबाइन में मेरी आसानी नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं चलता कि यार मुझे तीनों चारों कॉस्ट को अलग अलग असेस करना पड़ेगा। मटीरियलिटी आप ओवरऑल लेवल पे करें। ओवरऑल लेवल पे करें, मैं कहूंगा कि ओवरऑल 4 एक्सपेंसेस हैं जिसको क्लब करके 100 मिलियन फिगर बनती है। ये मेरा 3 टाइम्स ऑफ उसमें ये असेस करो कि चारों अमाउंट्स जो हैं वो प्रोविजन में इंक्लूड होने के लिए क्वालिफाई करती हैं या नहीं करती। मैं वही तो कह रहा हूं सर, मेरे मुताबिक वो चारों बननी चाहिए। हाँ, तो बस फिर ओवरऑल लेवल पे करो, चारों को एग्रीगेट करके बताओ कि प्रोविजन मटेरियल है या नहीं है। सही। 5 मोर मिनट्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल है वो ड्यूटी रेजोल्यूशन में लिखा है कि जो मेरे पास लीज है मुझे उसके पैसे तो वैसे भी देने हैं। और फिर वहां पर उसने बताया अपेंडिक्स नंबर 3 कहते हैं कि 5 ट्रेनिंग की कॉस्ट पर रन लगनी है। प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक काम ये मतलब 2 ट्रीटमेंट्स निकल गए इसके लिए मुझे लगा। एक तो ये है कि मैं उसके अरेंज में सारे का सारे एक्सपेंस अभी बुक करूं, क्योंकि मैं उसे सबलेट करके भी लेके आ रहा हूं इनकम और एक्सपेंस के। ओके, तो तुम आगे फ्यूचर की इनकम भी। अच्छा, सही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सर मैं जब सबलेट करूंगा मुझे उसकी टर्म भी देखनी पड़ेगी, जितना मैं फिर तो ले रहा हूं अपने ऐसे तो एसेट डेप्रिशिएट का होना भी सर्टेन है, पूरी डेप्रिसिएशन पहले साल में चार्ज कर दो।
सर जो तो है अब पूरे साल में डेप्रिसिएशन, साल का नहीं लेकिन शुरू हो रहा मैचिंग कॉन्सेप्ट ना। सही तो 100 नहीं होगा 95 होगा। चलें जी, अब यहाँ पे देखें सब लोग, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सर? हम लोगों ने IAS 37 और IAS 10 को डिस्कस किया था। अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो इस सिचुएशन में कंपनी का ईयर एंड क्या है? अब सब लोग लिखना बंद कर दें, कोई भी अब लिखेगा नहीं। मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया, आप मुझे तंग नहीं करेंगे। 31 अक्टूबर 2017 ये है कंपनी का ईयर एंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू हैव टू पार्टिसिपेट वेरी अग्रेसिवली थ्रू द चैट बॉक्स। कंपनी का ईयर एंड ये है। इस ईयर एंड के दौरान क्या हुआ है विथ रिगार्ड्स टू क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी? सर सितंबर 2017 के अंदर एक BOD मीटिंग हेड हुई, सही है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए गए। उनमें से वन ऑफ द डिसीजन लिए गए दैट दे आर क्लोजिंग देयर वन ऑफ द फैसिलिटीज जो कि रिलीज ओल्ड लैंड पर बनी हुई है। उसके नतीजे में 4 तरीके की कॉस्ट राइज हो रही है डिफरेंट। सही है, उसके डिटेल्स अपेंडिक्स नंबर 3 में बताएंगे। 1 मिनट में तुम्हें रोकूंगा। सितंबर में ये डिसीजन हुआ है कि हम लोग अपनी पेशावर की फैसिलिटी बंद कर रहे हैं। ये एक्चुअल, अच्छा बोर्ड ने ये डिसीजन इस दिन को ले लिया, सितंबर में ले लिया। बोर्ड डिसीजन जो है वो सितंबर में ही हो गया था। एक्चुअल मूवमेंट कब हुई है? सर नवंबर 2007। एक्चुअल मूवमेंट हुई है नवंबर में, विच इज आफ्टर द ईयर एंड। और इसके नतीजे में ये जो मूवमेंट हुई है, इसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो फारिग भी हुए हैं, जिनके अगेंस्ट जिनको कुछ रिडंडेंसी पेमेंट्स पे की गई हैं। और रिडंडेंसी पेमेंट्स की डिटेल्स मुझे कहाँ पे बताई गई हैं? वो बताई गई हैं अपेंडिक्स 3 में। रिडंडेंसी पेमेंट्स मैं कितनी कर रहा हूँ? 60 मिलियन। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सर ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है या ये जो रिडंडेंसी पेमेंट्स हैं, इनके अगेंस्ट मुझे प्रोविजन बुक करना चाहिए, या एक स्टेप बैक लेते हैं और मुझे ये बताएं कि क्या प्रोविजन रिकॉग्नाइज होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू रीस्ट्रक्चरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इनिशिएट नॉर्मली, मतलब अगर मैं आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा वेदर इट्स एन इंटरेस्टिंग इवेंट और नॉट। IAS 10 ट्रिगर करेगा, तो उस IAS 10 तो तब ट्रिगर करता है जब कोई इवेंट हो आफ्टर द ईयर एंड। ये तो इवेंट ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ था। सर ये चीज मेरी लॉजिकली कहने का मकसद ये है कि जो हमारा ऑडिटर है चौधरी साहब, उन्होंने बहुत ही एम्फेसिस के साथ प्रिसिजन में लिखा है कि जो एक्चुअल जो इवेंट है वो नवंबर में हुआ है। ओके, इवेंट हुआ है नवंबर में, एग्जैक्टली सही है। जो एक्चुअल इवेंट है वो नवंबर में हुआ है। तुम इस नवंबर के इवेंट को बेस बना रहे हो और तुम इसकी बेसिस पे कह रहे हो कि प्रोविजन बुक होना चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंसीडर्ड दैट दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इसकी इंडिकेशन एग्जिस्ट करती थी। सितंबर में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था, तुमने कहा कि ये कंडीशन है, ये एविडेंस है, क्योंकि कंडीशन और एविडेंस एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द ईयर। ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसका प्रोविजन बुक होना चाहिए। नहीं सर, प्रोविजनिंग के लिए मैं आगे आ रहा हूं। अच्छा आओ। सर IAS 37 के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। उसमें से आई एम फीलिंग कि मुझे शायद याद आ रहा है कि इस तरह की वन ऑफ द एग्जांपल्स IFRS ने कोट किए कि इस तरह के केस में हम प्रोविजनिंग करते हैं। क्योंकि तब बोर्ड के अंदर जब ये चीजें आई होंगी तो बोर्ड हैज इवैल्यूएटेड एवरी एस्पेक्ट। ओके, रिडंडेंसी होंगी तभी वो इतनी श्योरली मुझे बता रहा है कि ये कॉस्ट होगी, तो ये असेसमेंट हमने की है। प्रोविजन बुक होना चाहिए। यस, प्रोविजन बुक होना चाहिए। एक वोट हमारे पास है कि प्रोविजन बुक होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके मुताबिक प्रोविजन बुक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों बुक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं बुक होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताएंगे। We have answer from Mudassir, yes, because provision has arisen. Okay.
आप सब लोग ऑडिटर्स हैं, आप सब लोग अकाउंटेंट्स हैं, आप सब लोग सीए फाइनलिस्ट हैं, आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर थॉरो ग्रिप होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग मुझे आंसर देंगे। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसको IAS 10 और IAS 37 के बारे में कुछ नहीं पता। सो आई एक्सपेक्ट टू रिसीव आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके जी, सो हमारे पास सिर्फ अभी तक मुदस्सिर की तरफ से आंसर आया है। मुदस्सिर का भी हम यहाँ पे +1 कर देते हैं। बाकी अवाम आहिस्ता आहिस्ता आंसर देती रहे हमें जब आप लोग जागे। अभी तो आप लोग सोए हुए हैं। देखो, अगर मैं IAS 10 और IAS 37 को देखूं तो IAS 10 और IAS 37, IAS 10 बात करता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। सही है। सबसे पहले अपना दिमाग इस बात पे क्लियर कर लो कि इवेंट ये नहीं, इवेंट ये है। बोर्ड रेजोल्यूशन का पास हो जाना इज द इवेंट। एक मर्तबा एक बात बोर्ड ने कह दी कि ये होनी है, द इवेंट हैज अराइजन। अब वो ट्रांजैक्शन कब एग्जीक्यूट होती है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गई, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कब होती है वो एक डिफरेंट मैटर है। ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपको IAS 10 ये कहता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है आफ्टर द ईयर एंड, तो आपको देखना है कि उसकी कोई कंडीशन या उसकी कोई कंडीशन या एविडेंस थी ड्यूरिंग द ईयर एंड। कंडीशन और एग्जिस्टेंस एक पहले वाला स्टेप है। किसी भी ट्रांजैक्शन की सबसे पहले कंडीशन या एविडेंस एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, कोई उस मैटर के ऊपर बात करेगा, मैटर पे बात करना कंडीशन और एविडेंस है। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन बोर्ड में जाएगी और बोर्ड उस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेगा इफ इट इज अ मटेरियल ट्रांजैक्शन, और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोगों ने प्रोक्योर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, GM प्रोडक्शन ने कहा कि यार मुझे ये मशीन चाहिए, ये मशीन मुझे लाके दोगे तो मैं अपनी यील्ड 88% से 90% पे लेके चला जाऊंगा। ये बात बोर्ड ने डिस्कस की और बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया कि जाओ मशीन खरीदो। मशीन एक्चुअली खरीद ली गई। मशीन का खरीदना ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन, यहां पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई। बोर्ड में डिस्कशन जब हुई, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई। कंडीशन कब एग्जिस्ट करती थी, जब पहली डिस्कशन हुई इस मैटर पे। सिमिलरली इस मैटर में ये मैटर इनिशिएट कब हो चुका था, ये मैटर इनिशिएट हो चुका था जब बोर्ड ने इसके ऊपर डिस्कशन की। अब एक और स्टेप आगे लेता हूं। मैंने कहा सर ये IAS 10 के तो एम्बेड से बाहर हो गई, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर ही एग्जीक्यूट हुई है, इनिशिएट हुई है, IAS 37 इज स्टिल एप्लीकेबल। अब मुझे यहाँ पे क्या डिसाइड करना है कि प्रोविजन बुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमें डिसाइड क्या करना है, घूम फिर के हम लोग वहीं पे रहे, लेकिन इफ यू मेंशन IAS 10 ओवर हियर तो टेक्निकली यू आर इनकरेक्ट। ये ट्रांजैक्शन IAS 10 के स्कोप से बाहर है। ठीक है, इस बात पे क्लियर रहना। अब मुझे ये बात कंक्लूड करनी है कि मैं प्रोविजन बुक करूं या ना करूं। प्रोविजन को अगर मैं IAS 37 को देखता हूं तो IAS 37 जहां पे बहुत सारी जेनेरिक बातें करता है विथ रिगार्ड्स टू प्रोविजन, वहीं पे IAS 37 विथ रिगार्ड्स टू रीस्ट्रक्चरिंग कुछ स्पेशल बातें भी करता है। IAS 37 जब रीस्ट्रक्चरिंग के टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है, IAS 37 आपको कहता है कि रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा व्हेन दीज टू इवेंट्स वुड अकर। एक, BOD ने अप्रूवल दे दी, अप्रूवल किसके ऊपर दे दी, ऑन दी प्लान, प्लान जो कि डिटेल्ड इन नेचर हो, जिसमें ये बात मेंशन हुई भी हो कि कौन से एम्प्लॉइज निकाले जाएंगे, किस फैक्ट्री में रीस्ट्रक्चरिंग होगी एंड एवरीथिंग, कितनी पेमेंट्स की जाएंगी, और ये जो प्लान है इसकी डिटेल में अनाउंसमेंट हो गई हो। अगर ये दोनों इवेंट्स अकर हो गए हैं तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे मैं प्रोविजन बुक करूंगा। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल बोर्ड का अप्रूवल दे देना
बोर्ड का अप्रूवल दे देना डज नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन टू द कंपनी। ऑब्लिगेशन कब क्रिएट हो रही है? जब तुमने एम्प्लॉय से कह दिया है कि मिस्टर असलम आपको तो निकाला जाएगा और आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की पेंशन दी जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई कि प्लान को बिफोर द ईयर एंड अनाउंस भी कर दिया था। सही है, क्योंकि ये प्लान अभी तक अनाउंस नहीं हुआ या ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस नहीं हुआ था। ये क्या है? ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सॉरी, नॉन एडजस्टिंग नहीं, नो प्रोविजन वुड बी रिक्वायर्ड। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप इस बात को कंक्लूड करें इन दी गिवन सिचुएशन, क्योंकि क्वेश्चन इस एस्पेक्ट पे खामोश है। हम लोग क्या कह रहे हैं? नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में ये अजम्पशन ले सकता हूं, सिंस द क्वेश्चन इज कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट, मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अनाउंसमेंट वाज आल्सो मेड। अगर अनाउंसमेंट हो गई है, फिर ये क्या हुआ? अब इसका प्रोविजन बुक होना चाहिए। इस केस में मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोविजन की अमाउंट आखिर क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन? बताएं। उनमें से पहली रिडंडेंसी पेमेंट विल बी पार्ट ऑफ द प्रोविजन बिकॉज़ मैं जितने अमाउंट मतलब एम्प्लॉइज में असेटिंग कर सकता हूं, रिलायबिलिटी एस्टिमेट कर सकता हूं और उससे रिलेवेंट उनका जो रिडंडेंसी अमाउंट है वो रिलायबिलिटी एस्टिमेट हो सकता है। बाकी 3 कंपोनेंट्स। दूसरा पॉइंट है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मूविंग मशीनरी टू द नियर बाय फैसिलिटी। ये भी रिलायबिलिटी एस्टिमेट हो सकता है बाय टेकिंग मार्केट कोटेशंस एंड ऑल, ताकि मैं ये काम कर सकूं। तीसरी है मेरे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट टू नियर बाय फैसिलिटी। ये भी रिलायबिलिटी एस्टिमेट है। तो चौथा मेरा पॉइंट है लीज फैसिलिटी वाला, वो कह रहा है कि ये वो मेरी कॉस्ट है जो कि हर साल 5 मिलियन की इनकम होगी, रिस्पेक्टिव पे चलाऊंगा नहीं चला। ठीक है, तो ये मेरी जो है प्रोविजन का पार्ट नहीं बनेगी। ये एज एंड व्हेन जब मेरे पास रियलाइज होगा एक्सपेंस, तभी मैं उसको उसी रिलेवेंट ईयर पे बुक करूंगा। सही है। वंस अगेन मैं IAS 37 की तरफ आता हूं और मैं IAS 37 से ये कहता हूं कि IAS 37 मुझे ये बताओ कि मैं जो प्रोविजन बनाऊंगा उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए। IAS 37 मुझे कहता है कि जब तुम रीस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन बुक करोगे, तुम्हें ये देखना है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स क्या हैं। मैंने कहा IAS मुझे थोड़ा समझाना। IAS ने मुझे कहा देखो, जब रीस्ट्रक्चरिंग के मामलात होंगे देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट होगी विच वुड डायरेक्टली रिलेट टू रीस्ट्रक्चरिंग, और एक कॉस्ट का एंगल वो होगा विच वुड रिलेट टू फ्यूचर बिजनेस। जो कॉस्ट होंगी ऑफ डूइंग अ फ्यूचर बिजनेस, उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं P&L में रिकॉग्नाइज करूंगा ओवर द फ्यूचर ईयर्स। लेकिन इस कॉस्ट को मैं क्या करूंगा? इसका मैं प्रोविजन बुक करूंगा। अब आप लोगों के पास जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जरा उनको क्विकली गो थ्रू करें और मुझे बताएं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है और कॉस्ट ऑफ फ्यूचर बिजनेस क्या है। सबसे पहली वाली रिडंडेंसी पेमेंट, मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को इस तरीके से मतलब अज्यूम कर रहा हूं दैट अगर मैं ये वाला डिसीजन ना लूं तो मेरे पर वो कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब दैट कॉस्ट, ये तो तुम कॉस्टिंग में चले गए। नहीं, कौन सी वाली? कॉस्टिंग में चले गए, ये तो मैक में चले गए। सर जाहिर सी बात है, थोड़ा ये तो वो तो रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंट कॉस्ट एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर माइनर सा होगा। देयर इज अ डिफरेंस। माइनर नहीं, इस क्वेश्चन में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे मेरे पास जो कॉस्ट है रिडंडेंसी पेमेंट की, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एग्जैक्टली सही है, नो डाउट। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मूविंग मशीनरी टू द नियर बाय फैसिलिटी, मशीन मुझे फारिग होके फायदा दे रही है या आगे प्रोडक्शन करके देगी और उस सूरत में मुझे फायदा देगी। जो मैंने मशीन मूव की है अपनी नई फैसिलिटी में, वो मैं रिडंडेंट करके उसका फायदा ले रहा हूं या मैं उसको यूज करके इन फ्यूचर फायदा लूंगा।
नहीं, मशीन को मैं फारिग करके फ़ायदा लूँगा, फारिग करके फ़ायदा ले रहा हूँ, या उसको दूसरी जगह पे इस्तेमाल करूँगा और फिर फ़ायदा लूँगा? तो दोनों में फर्क क्या है मुझे नहीं समझ, क्योंकि मैं अगर एक मेरे पास एक एसेट है फॉर एग्जांपल 100 रुपए का, या तो मैं उसको इस्तेमाल करके भी फायदा ले सकता हूँ, या तो मैं उसको बेच के भी फायदा ले सकता हूँ। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इसको मूव कर रही है टू अ नियर बाय फैसिलिटी। हाँ, सही है। जब कंपनी इसको नियर बाय फैसिलिटी में मूव कर रही है, कंपनी क्या करेगी? इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करेगी। मतलब इसके यूजेज का फ़ायदा कंपनी को इन फ्यूचर ईयर्स होगा। ये क्या है? ये फ्यूचर बिजनेस की कॉस्ट है। नहीं सर, इसमें एक चीज जो मुझे तंग करी है वो ये है दैट कॉस्ट ऑफ मूविंग मशीनरी टू नियर बाय फैसिलिटी, आपकी जो बात है ना सर, वो तो उसका रिलेवेंट डेप्रिसिएशन होगा ना, जो आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर बेसिस से एडेड टू डिवेलप मेरा वो वाली कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज नॉट 80, दिस इज 60। ये तो वो कॉस्ट है सर जो मेरे पास ये मशीन पड़ी हुई थी इस जगह पे, पेशावर में, ठीक है, पेशावर में, ठीक है। अब मुझे मेरा जो दूसरा वेयर हाउस है वो है कराची में। मैंने कहा कि यार ये वेयर हाउस क्योंकि मैं बंद कर रहा हूं, मैं इस मशीन को यहां पे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अब मैं ये चाहता हूं, मेरे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ये कहते हैं कि मैं इस मशीन को कराची में लेके आऊं और उसको मैं कराची में इस्तेमाल करूं। जब मैं उस मशीन को कराची में इस्तेमाल करूंगा, वो मुझे क्या देगी? वो मुझे कराची में पैसे अर्न करके देगी, वो मुझे फ्यूचर प्रॉफिट्स देगी कराची में। जब मैं इस मशीन को लेके ही कराची बिजनेस के लिए रहा हूं, तो ये तो मेरे लिए कभी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन इफ यू टॉक टू मी फ्रॉम कॉस्टिंग परस्पेक्टिव, दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट। सर मैं समझ गया आप सब लेके जा रहे हैं, तो सही है। तो वो ये होगा कि यहाँ प्रोविजन नहीं बनेगा, इसको मैं कैपिटलाइज करवाऊंगा एसेट के अंदर 15 मिलियन की जो कॉस्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैपिटलाइज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, लेकिन बहरहाल दिस इज कॉस्ट ऑफ फ्यूचर बिजनेस और ये यहाँ पे जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या हमें ये बात समझ आती है? तो बेसिकली देखिए अगर मैं अकाउंटेंट बन के सोचूं, मेरे पास फिगर है, मुझे कहीं तो लेके जानी है ना, ये नहीं तो किधर लेके जाऊंगा? दैट क्वेश्चन अगर वो आंसर हो जाए तो समझ में आ जाएगी। अब मेरे पास जो दूसरी पेमेंट है वो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज अग्रीइंग टू ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट टू द नियर बाय फैसिलिटी। वंस अगेन ये फ्यूचर बिजनेस की कॉस्ट है। इसको भी मैं क्या करूंगा? इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा थ्रू P&L। अब हमारे पास जो एक और कंपोनेंट रह जाता है, वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है लीज का कंपोनेंट। वो है लीज का कंपोनेंट। लीज हमें कितनी पे करनी है? 5 मिलियन पर 5 मिलियन हमें पे करनी है पर एनम। 5 मिलियन हमें पे करनी है पर एनम। हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबली? सर हम इस पे कुछ भी नहीं करेंगे अभी, ये एज एंड व्हेन जब रियलाइज होगी इसके रेलेवेंट पीरियड्स के अंदर तब मैं उसको रिकवर कर लूंगा। सर मेरी कंपनी क्या कर रही होगी? मेरी कंपनी इसको सब लीज कर देगी टू एन अदर पार्टी। लेकिन द रिस्क विद सब लीज इज के मैंने तो ये 5 मिलियन का सम अग्री कर लिया। अब जो दूसरी पार्टी होगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो मेरी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करे और वो मुझे ये कहे कि देखें 5 मिलियन तो हम लोग आपको पे नहीं करेंगे, हम आपको 3 मिलियन पे करेंगे, हम आपको सिर्फ 3 मिलियन पे करेंगे। लोग मेरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैंने इस 5 मिलियन इस लीज के अगेंस्ट अपनी बुक्स में क्या रिकॉग्नाइज किया हुआ होगा? राइट ऑफ यूज एसेट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा ये जो राइट है अब ये इम्पेयर हो चुका है। ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन बहरहाल किसी को आइडेंटिफाई हो सकती है, इस वजह से मैं सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहा हूँ। राइट ऑफ यूज एसेट में की इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटी है। हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट। अब अगर किसी का मेरे से सवाल हो तो वो मुझसे सवाल कर सकता है। जी सर पहली बात जो मुझे आपसे पूछी थी वो ये थी कि हम यहाँ सारे इश्यूज आइडेंटिफाई कर फाइनेंशियल मसले। अभी हम लोग इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो के अंदर एक से ज्यादा मसले भी हो सकते हैं। बिल्कुल। उसमें जो यूडी मीटिंग के अंदर ना एक लाइन लिखी हुई है दैट जो साथिया प्रेजेंट कर रही है, उसके अंदर जो प्रपोजल दे रही है उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि शी इज हाईली कॉन्फिडेंट कि ये चीज सबलेट हो जाएगी बिकॉज़ उसने उसे रीजन भी दिया है दैट थिंग इज हाई इन डिमांड, मतलब ये फैसिलिटी हाई इन डिमांड है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट भी हो जाएगी। मैंने वो इसीलिए वो बात की ना कि रिमोट है पॉसिबिलिटी, लेकिन बहरहाल
ये पॉइंट बन सकता है। एंड सर अगेन आपने मुझे सवाल शुरू करवाने से पहले मतलब थोड़ा गाइड किया था कि सबसे रिलेवेंट वाले पॉइंट्स के सामने मैं उस बात पे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं ये सिर्फ पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू सी ICAP's आंसर, ICAP ने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। तो कोई स्टूडेंट, अच्छा वहाँ पे ICAP ने ROUA का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए वो पढ़ के, इस वजह से मैंने ये पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया। अच्छा वो बहुत आंसर इस होते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर मैं सबलेट भी करता हूँ तो मेरे पास एक तरफ इनकम आ रही होगी और एक तरफ एक्सपेंस आ रहा होगा। इसकी जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो ये है कि मैं इनकम को अलग दिखाऊं पूरा 100%। वो हम ये सब लीज का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे IFRS 16 में। IFRS 16 ने बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन की है सब लीज के केस के ऊपर कि किस तरह से लेसर और लेसी जो है वो करेगा, हेड लीज को किस तरह से करेंगे, आप सब लीज को किस तरह से करेंगे। मतलब इसका जो मैं आंसर ड्राफ्ट कर रहा हूँ, अब मुझे ड्राफ्टिंग के ऊपर अभी आ रहे हैं, हमने IFRS पकड़ा और हम मसले निकाल रहे, लेकिन मुझे जो लग रहा है हम लोगों ने मसला निकाल के उसके अंदर सारे IFRS हम लोग सिचुएशन में को एनालाइज करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कौन सा रेलेवेंट स्टैंडर्ड ट्रिगर हो रहा है, और हम लोग देखेंगे कि उस स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस कंपनी ने मेक श्योर किया है या नहीं की है। ठीक है, सही है। अभी हम जब आंसर हम लोग लिखेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, ROUA से रिलेटेड मैंने ये बात की कि देखो कंपनी ने ये प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है। जब कंपनी ने ये प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है तो हो सकता है कि कंपनी ने इसका ROUA रिकग्नाइज किया हुआ हो विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ROUA जो रिकग्नाइज किया होगा कंपनी ने, ये बेस हुआ होगा ऑन रेंटल्स ऑफ 5 मिलियन, ऑन रेंटल्स ऑफ 5 मिलियन। ROUA क्या है? ROUA इज अ टाइप ऑफ एसेट। अकॉर्डिंगली जिस तरह से और एसेट्स की इम्पेयरमेंट होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ROUA की भी इम्पेयरमेंट हो। ROUA की इम्पेयरमेंट कब होगी? ROUA की इम्पेयरमेंट तब होगी जब मैं इस एसेट को सबलीज कर रहा हूं तो मेरे पास जो इनकम आ रही है या मेरे पास जो रिसीट्स आ रही हैं, दे आर लेस देन द अमाउंट विच आई हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड। जो मैं मालिक को पैसे दूंगा उससे कम अगर ये रिसीट्स हो जाती है, व्हाट हैपेंड इज कि मेरा ROUA इम्पेयर्ड हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी ने ये इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना की हुई हो विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। एनी अदर क्वेश्चन? इसको मैं रीअसेसमेंट ऑफ ROUA करके एक्सपेंस में बुक करूंगा। ये सब लीज में बात आएगी। ये सारी जो तुम बातें कर रहे हो ये सब लीज में आएंगी। क्योंकि जब आप ROUA पे ICAP पे एम्फेसिस कर रहा है इतना, तो अगर मैं ROUA पे भी लेके भी जाता हूं सर, तो एक तो रीअसेसमेंट करते हैं हम इसको, दूसरा कौन सा करते हैं? असल में यहाँ पे लीज जो है वो रीअसेस करने की बात नहीं आ रही। लीज टर्म्स में कोई थोड़ी चेंज आया है। नहीं, मेरे पास जो 5 महीने की करंट लीज चली है ना सर, वो तो चल रही है ना। उसके ऊपर जब मैं सबलेट करूंगा और मैं कहूंगा सबलेट तो फिर एक अलग ट्रांजैक्शन हो गई ना। अगर मेरी ओरिजिनल लीज में कोई चेंज आता फिर रीअसेसमेंट होती ना। यहाँ पे तो रीअसेसमेंट वाली बात ट्रिगर ही नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारे ओरिजिनल टर्म्स में कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। नहीं, मैं अगर सबलीज करता हूं फिर मुझे प्रॉपर अकाउंट, ये देखो, ये तुम्हारी मशीन है, ये तुम्हारी मशीन है, इसको तुमने किसी और से किराए पे लिया हुआ है। और तुमने किसी और को ये दी हुई है, ठीक है, टेनेंट। तुम्हारे पास बहरहाल ये पड़ी है। अब तुम इसकी जो अकाउंटिंग करोगे वो तो ROUA वाली अकाउंटिंग होगी। अगर इस लीज में कोई चेंज है तो तुम कहोगे रीअसेसमेंट हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई, सब कुछ हो गया। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इम्प्लीकेशंस आएंगी उनका ड्रिल डाउन इफेक्ट इस पे क्या आएगा। मैं बेसिकली वही कहना चाह रहा हूँ, अगर डायरेक्ट वाली साइड पे जाऊँ मैं क्या बुक कर रहा हूँगा प्लीज रिसीव, बिल्कुल। तो लॉजिकली ROUA के लिए मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो है IFRS 16 जो है यहाँ पे लीज रिसीवेबल नहीं कहता, नहीं कहता, वो कुछ और कहता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग वो बात IFRS 16 में डिस्कस करेंगे। सही है, इसीलिए मैंने वो बात कही कि हम लोग ये IFRS 16 में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर मैं अभी IAS 37 भी खोल के बैठ जाऊंगा और ये भी, तो ये फालूदा बन जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल आप लोगों का? चलें जी, इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं, व्हाट आई विल डू इज
कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास जो प्रोविजन बनेगा वो 60 मिलियन का बनेगा। इस 60 मिलियन की सब लोग जल्दी से मटीरियलिटी निकालें। 2 times of planning material. 200%. ये क्या है? मटीरियलिटी के पर्सपेक्टिव से 2 times Of planning material. accordingly very material। अब इसका मैं आप लोगों को आंसर लिखवा रहा हूं, आप लोग इसका आंसर लिखेंगे मेरे साथ। चलें जी, इसका आंसर लिखे, मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं। अच्छा, इट्स 7:35। एक काम करते हैं कि पहले नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद वापस आके फिर इसका आंसर लिखते हैं। चलें जी, अब इसका हम लोग सजेस्टेड आंसर लिखेंगे। मेरे साथ साथ सजेस्टेड आंसर लिखेंगे आप लोग, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ। सबसे पहले मटीरियलिटी लिखें। रिडंडेंसी पेमेंट्स represent 60%, represent 60 million and calculate to 200% of planning materiality, या जो भी आपने materiality determine की है based on the benchmark, आप वो लिखते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं financial reporting treatment which is the basic requirement of this particular question। इसमें हम लोग लिखेंगे इन द गिवन सिचुएशन। अब देखो, मैं पूरा जो है ना एक सिस्टमैटिक एक अप्रोच फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड दूंगा, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स पे आऊंगा। इन द गिवन सिचुएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड द क्लोजर during September 2017. However, the closure actually took place in November 2017. Since the closure has taken place after the year end, there is a possibility that the same was announced in sufficient detail to the affected employees during the year उसके बाद आप लिखेंगे given that employees were informed before the year end, IAS 37 requires a provision to be recognized in respect of restructuring which should include all expenses directly attributable to the restructuring event. Accordingly, next line में ये लिखेंगे, accordingly
60 million should be included. Accordingly, 60 million should be included in the amount of provision while all other costs are not allowable under IAS 37. फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे फर्दर BFC has leased the facility for 5 years, and since it would no longer be used, there is a need to perform impairment testing. If या इसी के बाद हम लोग लिखें this shall be done by comparing recoverable amount of the facility, क्या लिखा? This should be done by comparing recoverable amount of this facility with carrying value to establish if impairment is required. If BFC feels that this facility will be sublet, ब्रैकेट में लिखेंगे as suggested by Sadia, then such amounts should be included in value in use calculation. अब इस आंसर को सब लोग एक मरतबा पढ़ लें. हम जो अभी हमें बताया था, आंसर लिखवाया है, हम यूज एक प्रैक्टिस है हमारी ये परफॉर्मेंस ऑडिट में भी लॉन्ग हम आंसर से लिखते हैं, उससे लिखने के पहले तो जो मसला है वो मसला हमारा ट्रिगर कौन से एफएस पे करे, सबसे पहले तो वो बता दो उसको कि भाई ये मसला है, इशू बताया आपने, आपने भी इशू बताया, उसके बाद मतलब कि भाई ये इशू है तो इस पे आईएएस 37 की गाइडलाइन यही बताया. पढ़ो. मैं लेकिन इतना नहीं सोच रहा था 4-5 लाइनों में आंसर चूज करने का. तुम फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने बात की है उसमें तुम देखो मैंने ढके छुपे अल्फाज में IAS 37 की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं रीस्ट्रक्चरिंग वाली. उसके बाद मैंने उसको स्पेसिफिकली बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में क्या इंक्लूड होना चाहिए. उसके बाद मैंने उसे इम्पेयरमेंट वाली बात बता दी. तो मैं स्टैंडर्ड को डायरेक्टली कोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिचुएशन को अडॉप्ट कर रहा हूँ एज पर दी स्टैंडर्ड, और मैं इसको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ये कहता है. इनडायरेक्टली बात हम लोग वही कर रहे हैं. और हम लोग इस आंसर को जिस तरह तुम कह रहे हो 4-5 लाइनों में इस वजह से भी क्लोज नहीं कर रहे. मटीरियलिटी का तुम्हें मिला 1 मार्क. सही है, मटीरियलिटी का तुम्हें मिला 1 मार्क. उसके बाद मैंने जब एग्जामिनर को बात बताई, प्रोविजन की कंडीशंस बताई, जब मैंने इसको कंडीशंस बताई एग्जामिनर ने मुझे दिया 1 मार्क. जब मैंने एग्जामिनर को बताया कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स इंक्लूड होनी चाहिए, एग्जामिनर ने मुझे दिया 1 मार्क. जब मैंने एग्जामिनर को बताई इम्पेयरमेंट वाली बात, एग्जामिनर ने मुझे दिया 1 मार्क. अगर मैं इस आंसर को 3-4 लाइनों में क्लोज कर दूंगा मुझे वो 1 मार्क दे देगा. तो ये प्लानिंग है. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो ये सारे इश्यूज हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ. अब कभी भी तीनों रिक्वायरमेंट्स को इन आइसोलेशन हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ए दिया, ए रिक्वायरमेंट दी, उसके अंदर एग्जामिनर ने रोमन 1, 2, 3 दिया है, विच मेक्स अस श्योर कि एग्जामिनर एक इंटीग्रेटेड आंसर चाहता है. अगर एग्जामिनर अलग अलग आंसर्स क्वेश्चंस पूछना चाहता
जो कि इन आइसोलेशन सेपरेट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर क्या कहता, ए बनाता, बी बनाता, सी बनाता। एग्जामिनर क्योंकि यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट ए के अंडर रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 दे रहा है, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड आंसर्स, अकॉर्डिंगली हमारे आंसर्स में भी वो सिंक्रोनाइजेशन और लिंकेज नजर आनी चाहिए। अब मेरी जो इवैल्यूएशन निकलेगी वो यहीं से निकलेगी और इन दोनों को कंसिडर करने के बाद मेरे की ऑडिट प्रोसीजर्स निकलेंगे। दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और MSA 1 के स्टूडेंट्स ये चीज बार बार मिस कर देते हैं। अब अगर मैं शाहिद चौधरी की अपनी ये जो ट्रीटमेंट है इसको जहन में रखें और शाहिद चौधरी की जो अप्रोच है उसको स्टडी करें। क्या शाहिद चौधरी ने कंडीशंस के ऊपर कोई काम किया है? क्या शाहिद चौधरी ने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के ऊपर काम किया है? क्या शाहिद चौधरी ने इम्पेयरमेंट के ऊपर कोई काम किया है? सर शाहिद चौधरी ने किसके ऊपर काम किया है? सर ट्रांजैक्शन के ऊपर काम किया है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर स्पेसिफिकली। सर शाहिद चौधरी ने सिर्फ उस डेट के ऊपर काम किया है और मूवमेंट के ऊपर काम किया है, इसके अलावा शाहिद चौधरी ने और कोई काम नहीं किया। अकॉर्डिंगली हम लोग यही बात लिखेंगे, वी विल मेंशन दैट शाहिद चौधरी हैज फोकस्ड ऑन द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन is actually executed. movement has taken place। हम लोग इसी बात को लिखेंगे। आंसर लिखें मेरे साथ, इसी में हम लोग लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स और हम लोग लिखेंगे दैट शाहिद चौधरी हैज फोकस्ड ऑन the date on which facility was closed, rather than verifying the date on which the plan was actually announced to the affected employees। That is IE करके आगे लिखेंगे, that is when the conditions of IAS 37 were met। That is when the conditions of IAS 37 were met। Furthermore, Shahid has failed to identify whether provision has been recorded by a correct amount। Further, Shahid has failed to evaluate या identify या इसी तरह का कोई भी वर्ड आप लिखने चाहें, Shahid has failed to identify whether provision has been recognized by the correct amount। उसके बाद moreover Shahid has not performed any procedures or obtained any evidence to verify that impairment has been performed on the leased asset। अब जिस स्टूडेंट ने ये पॉइंट्स सही आइडेंटिफाई कर लिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सही जवाब देगा और जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेगा वो यहाँ पे भी गलती करेगा। आए अब इस पार्ट पे, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। अब मैं जो प्रोसीजर्स लिखूंगा वो प्रोसीजर्स भी अलाइंड होने चाहिए विथ दीज। क्यों? क्योंकि शायद ने इनके ऊपर कोई काम नहीं किया। बताएं क्या प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे। हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे। देखो जब हम लोग प्रोसीजर लिख रहे हैं, प्रोसीजर में हम लोग हमेशा ये बात याद रखेंगे कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन होता है। प्रोसीजर एक एक्शन ही है। वो एक्शंस जो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स वुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब।
तो प्रोसीजर में एक वर्ब आना चाहिए और तुम्हारे प्रोसीजर में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आना चाहिए. ऑब्जेक्टिव इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर. अगर तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्जामिनर तुम्हें 1 मार्क देगा. तुमने वर्ब मिस कर दी, तुमने ऑब्जेक्टिव मिस कर दिया, एग्जामिनर आधा मार्क काट देगा. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, तो आप लोग स्मार्ट लोग हैं, आप लोग को ये बात मालूम होगी कि आइजा 500 हमें कहता है कि आप कायरो परफॉर्म करें. सही है, ये सब ने आपने ये बात बचपन में पढ़ी होगी. लेकिन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर के कुछ फेवरेट वर्ब्स हैं. एग्जामिनर कहता है यू यूज वर्ड्स लाइक रिव्यू, यू यूज वर्ड्स लाइक रिकैलकुलेट, यू यूज वर्ड्स लाइक एनालाइज, you use words like discuss. तो ये 4 जो verbs हैं ये एग्जामिनर की फेवरेट है. अब रिव्यू का जो लफ्ज है, मैं रिव्यू किस चीज को करूंगा? मैं रिव्यू करता हूं डॉक्यूमेंट्स को, या किसी भी और चीज को मैं रिव्यू कर सकता हूं. मैनेजमेंट की कैलकुलेशन को मैं रिव्यू कर सकता हूं. सही है, बैंक स्टेटमेंट को मैं रिव्यू कर सकता हूं, इनवॉइसेस का मैं रिव्यू कर सकता हूं. मेनली डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लफ्ज आता है. रिकैलकुलेशन, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट. ठीक है, इस तरह की चीजों को मैं क्या करता हूं? मैं रिकैलकुलेट करता हूं. एनालाइज में किसको करता हूं? एनालाइज में एनालिटिकल प्रोसीजर्स को करता हूं, ट्रेंड्स को करता हूं, एस्टिमेट्स वाली चीजों को मैं एनालाइज करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने रेशियोज परफॉर्म किए, तुम उनके रिजल्ट्स को क्या करोगे? तुम उनको एनालाइज करोगे. मैनेजमेंट के रेशियोज किस तरह से मूव कर रहे हैं, मैनेजमेंट बजट वर्सेस एक्चुअल क्या पोजीशन है, यू विल एनालाइज दीज रिजल्ट्स. डिस्कस सारे मैटर्स जो मैनेजमेंट के साथ तुम बातचीत कर रहे हो, डिस्कस का लफ्ज आएगा. मैनेजमेंट के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ जो भी बातचीत कर रहे हो, डिस्कस का लफ्ज आएगा. प्रीटी बेसिक स्टफ. की ऑडिट प्रोसीजर्स में जब मैं लिख रहा हूं, मुझे ये गाइडेंस अपने जहन में रखनी है. इन लाइट ऑफ दिस गाइडेंस मुझे ये बताओ कि मैं पहला प्रोसीजर क्या लिखूं. सोचें. गिव मी 4 to 5 good audit procedures. So review the detailed plan presented by Sadia at the viewing. तो मेरे पास रिव्यू लाइनर है ना मिनट्स के अंदर. तो मुझे एक्चुअली से प्रेजेंटेशन दी है या जो प्रेजेंट किया है, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? सर मुझे रिडंडेंसी की डिटेल तो उसकी असेसमेंट पता चलेगी सर. नहीं, अच्छा, रिडंडेंसी की डिटेल सादिया की प्रेजेंटेशन में तो जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो सर. लेकिन ये जो अनाउंसमेंट वाली बात है, इन्होंने अनाउंस किया नहीं किया, ये मिल सकता है. ये भी सादिया की प्रेजेंटेशन में क्यों होगी? ये तो बोर्ड ने डिसाइड करना है ना. मैं रीजन बता रहा हूं सर. जब मैं बोर्ड पे चीज प्रेजेंट करूंगा, मैं बेसिकली एक डिसीजन लेके जा रहा हूं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन. तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर मैं उसके फ्यूचर इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट सभी इवैल्यूएट कर रहा हूं सर. अच्छा, सादिया की जो प्रेजेंटेशन होगी, सही है, सादिया की प्रेजेंटेशन पे ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा कि हमें क्लोज करना है ये पर्टिकुलर जो भी फैसिलिटी है इनकी, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट ने क्या किया होगा? मैनेजमेंट ने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को कहा होगा ना कि कैलकुलेशन जाके करके आए. एचआर डिपार्टमेंट को कहा होगा कि यार हमें 3000 लोग यहाँ से फायर करने हैं. स्पेसिफिक वर्ड इज फीजिबिलिटी रिपोर्ट. इस पूरे असेसमेंट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट को, सही है, फीजिबिलिटी से ज्यादा अगर मैं रेलेवेंट लफ्ज लिखी तो मैं ये लिखूंगा कि मैं रिव्यू करूं वर्किंग्स prepared by HR department to verify the amount of redundancy payments. इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और प्रोसीजर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहली बात किसकी कर रहा हूँ, ये तो मैंने बात कर ली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की. पहले मुझे बात करनी है किस पे? कंडीशंस के ऊपर मुझे बात करनी है. कंडीशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल वाली बात तो ऑलरेडी हो चुकी है. मेजर जो कंडीशन रह रही है वो कौन सी है? अनाउंसमेंट हुई है या नहीं हुई. अनाउंसमेंट वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करस्पॉन्डेंस चेक करूंगा विथ एम्प्लॉइज. रिव्यू करस्पॉन्डेंस with employees to ensure
Timings of the announcement. If announcement Prior to year end or not. in sufficient detail was made before year end to verify if condition of IAS 37 अगर मैं यहां तक सिर्फ लिख रहा हूं, अगर मैं सिर्फ यहां तक लिख रहा हूं तो मेरा प्रोसीजर इनकम्प्लीट है। मुझे ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करूंगा, ये बात हमेशा याद रखेंगे। इम्पेयरमेंट के हवाले से क्या पॉइंट हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले होता है evaluates the conditions for management assessment made by for evaluation basis. सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स कॉपी करें, तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जल्दी से ये 2 पॉइंट्स कॉपी करें। एक क्वेश्चन है, ये एक फाइनेंशियल इशू था, सिनेरियो की वजह से हमने पहले भी वैल्यू किया, बहुत सारे और भी निकल रहे थे, ये एक था, उसमें भी जो टेस्टिंग दी थी एक दी है। मैं अपने आप को कितने प्रोसीजर पे लिखने जाऊंगा तो मैं बहुत सारे लिख सकता इस पे हम लोग बात करेंगे। हूं। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारे आंसर्स में लिंकेज इंपॉर्टेंट है, और मैं IAS 37 के रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ। जब हम लोग 3-4 स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे देन वी विल सी कि आखिर हम लोग अपने आंसर्स को प्लान किस तरह से करें, और हम ये किस तरह से समझें कि आखिर हमें कितना लिखना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगा देना है। ये हम लोग 1-2 क्लासेस के बाद बात करेंगे इसके ऊपर। मेरे पास काफ़ी सारे आंसर्स ऑनलाइन भी आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड टू सी। सही आंसर्स आ रहे हैं मेजॉरिटी के। एक सवाल है, हम अक्सर अपने ऑडिट करते हैं, तो हम इंक्वायरीज वगैरह कर रहे होते हैं, हमारे पास पहले आता है कि हम थर्ड पार्टी एविडेंस हमें चाहिए। लेकिन सर एक टाइम हमने ऐसा देखा है कि हमारे पास तो थर्ड पार्टी एविडेंस अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, तो मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं देखता हूँ कि वेदर दैट डेटा या दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है वो अदर देन फाइनेंस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिया, ठीक है, और फिर मैंने वही डाटा एट पॉइंट ऑफ सोर्स जाके उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खुद जाके एक्सट्रैक्ट करा, कंपेयर किया, इज दिस माय प्रोसीजर और नॉट? उससे बेहतर प्रोसीजर ये है, ये कि कंप्लीटनेस के एम्बेड में आ जाए। उससे बेहतर प्रोसीजर ये है कि तुम उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक कर लो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद सब्सटेंटिव तुम्हें कंप्लीटनेस के ऊपर वहीं से पता चल जाएगा कि कंपनी ने कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए जो है कंप्लीटनेस के एम्बेड में आ जाता है। मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट जो जिसको मेरा वो फ्रॉड नहीं वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल, उस पे क्वेश्चन कोई रेज कर सकता है इस पॉइंट से कि यार फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी तो डेटा यहीं से आया। नहीं सर, हमारा रिस्क ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इन अ पोजीशन टू मिसस्टेट, वो कवर हो जाता है, वो उससे कवर हो जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंस एक तरह से तुम कहो या मैनिपुलेशन, वो वहाँ से कवर हो जाती है। सर मैं इसका पूछने का रीजन ये था, इस पॉइंट में मैं खुद कंफ्यूज था, लेकिन मैंने एक जगह पर ये बहुत यूज किया और सामने वाले बंदे को इफेक्टिव लगा था, लेकिन मैं उस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है अगर तुम्हारा सिर्फ रिस्क ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने जब ये वर्क डन लिखा था तो उसमें मेरे मैनेजर ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसको ये चीज समझा तो दी थी और वो मान भी गया, लेकिन बाद में जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रिव्यू वर्किंग्स परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट with regards to impairment of leased assets and verify if the assumptions used and inputs
to impairment calculation and inputs to impairment calculation appear reasonable. उसके बाद लिखें लास्ट पॉइंट, रिव्यू पोस्ट ईयर एंड पेमेंट्स, रिव्यू post year end payments to redundant employees to ensure to verify that management was actually committed to ensure that the management was actually committed to the closure decision, to the closure decision. सारे पॉइंट्स को पढ़ें, पूरे क्वेश्चन को एक मरतबा जल्दी से गो थ्रू करें और मुझे बताएं कि क्या हमें ये सारी बातें समझ आती हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोगों ने ये बात समझी कि किस तरह से ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आपस में अलाइंड हैं, लिंक्ड हैं। मैंने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट के इश्यूज आइडेंटिफाई किए वही मैंने एवेल्यूएट किए टू आइडेंटिफाई, टू असेस कि उस पर कोई टेस्टिंग परफॉर्म की गई है या नहीं की गई। उसके बाद जो मिसिंग एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर कोई टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की गई थी, उन्हीं से रिलेटेड मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको इंडिपेंडेंट लेता, इसको इंडिपेंडेंट लेता, इसको इंडिपेंडेंट लेता, व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो ये तीन इश्यूज आइडेंटिफाई करता, यहाँ पे वो लिंकेज ब्रेक हो जाता, तो यहाँ पे वो चला जाता बाकी अजर्शंस के ऊपर कि शाहिद ने कौन कौन सी अजर्शंस मिस करती हैं उसके बारे में वो बात करना शुरू कर देता। और यहाँ पे वो जो प्रोसीजर्स फिर परफॉर्म करता, वो जो शाहिद ने प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किया था उसके अलावा सारे प्रोसीजर बता देता। अगर आप ऐसा करते तो एग्जामिनर आपको ये रिक्वायरमेंट, इफ फॉर एग्जांपल दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफ 10 मार्क्स, तो एग्जामिनर आपको 10 में से 4 मार्क्स दे देता, क्योंकि एग्जामिनर ये बात समझ जाता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं समझा। आपको जो 4 मार्क्स भी मिल रहे हैं, अगर आप गौर करें तो वो यहाँ के लिए मिल रहा है, यहाँ के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सही है। सो यू हैव टू राइट कंक्रीट आंसर्स, गुड आंसर्स, लिंक्ड आंसर्स। यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने का मकसद यही है कि आप लोग इन बातों से समझें। अब किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब जैसे कि मेरा पूरा क्वेश्चन, ठीक है, 16, 8 और 11 मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन में 16 मार्क्स देता हूँ, मुझे पढ़ के नजर आ रहा है कि 5-6 इश्यूज उसने मुंह पे दे दिए मेरे पास, तो मैं एक इश्यूज हाईलाइट करता हूँ, उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे आसान तरीका ये, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे अपेंडिक्स 3 में कितनी ट्रांजैक्शंस दी हुई है? हाँ, ये 4 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। बिल्कुल सही है। 16 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ये हर जगह से तुम्हें 4 मार्क्स स्कोर ये करने। टेक्निकल चीज है कि वहां पर ही उसने ये बता दिया कि सेग्रीगेशन। सही है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट भी वो कितने मार्क्स की है? 8 की। 8 को कर दो तुम डिवाइडेड बाय 4। 2 मार्क्स के लिए तुम्हें वहाँ पे आंसर लिखना है, अकॉर्डिंगली तुम्हें वहाँ पे भी आंसर इस तरह से तुम डिवाइड कर सकते। सही है। तो इस तरह से हम लोग अपने आंसर्स को प्लान करेंगे। चलिए जी, इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल बी लुकिंग एट इज December 2018. December 2018 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सब लोग ICAP की वेबसाइट से जब तक ये क्वेश्चन डाउनलोड करें।
दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। एयर इंडस पाकिस्तान। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। एग्जामिनर मुझे कह रहा है explain any additional financial reporting issues that have not been identified by the audit team. Include journals where relevant. एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आप जर्नल्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, तो मुझे जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे बतानी है। Explain how you would resolve the outstanding issues. कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज आपको बताए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ऑडिटर होते, अगर आप इस क्लाइंट पे होते, तो आप किस तरह से ये ऑडिटर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इनको आप रिजॉल्व करते। बैकग्राउंड रीड कर रहे हैं। यू आर वर्किंग एज एन ऑडिट सीनियर एट अहमद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। The audit of Air Indus Pakistan for the year ended 30th of September 2018 is close to completion. The audit senior assigned to this audit has gone on study leave, and you have been asked to help with the completion stage of audit as you have previous experience of auditing AIP. Before going on a study leave, the audit senior provided you with extracts from the draft financial statements for the year ended 30th of September 2018 in Appendix 1. तो हमारे पास Appendix 1 में क्या है? हमारे पास Appendix 1 में financial statements हैं and the relevant year end for all of us is 30th of September 2018. The audit senior has prepared a summary of outstanding issues relating to the audit in Appendix 2. तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो रिक्वायरमेंट बी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 को अगर आप देखें तो अपेंडिक्स 1 में आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और अपेंडिक्स 2 में हमारे पास क्या है? अपेंडिक्स 2 में वी हैव समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज। हम लोग शेयर ऑप्शन स्कीम IFRS 2 हम लोग बाद में देखेंगे। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ IA-16 हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग फ्लाइट डिलेज वाले एरिया को देख रहे हैं। द रिव्यू ऑफ बोर्ड मिनट्स identified that AIP is being taken to court by a group of customers over significant flight delays that have occurred in March 2018. The minutes show that the board accepts that the customers did experience significant delays. तो board जो है वो approve कर रहा है कि customers को ज़हमत हुई है, but AIP will defend the claim as the delays were result of circumstances outside of their control. For example, they were act of God. बारिश हो रही थी, storm आ गया था, कुछ नहीं कर सकती थी कंपनी। The total claim is of 1264 million. या आपको अमाउंट भी दे दी गई। अमाउंट आपको क्यों दी होगी? मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। द ऑडिट टीम हैड अ ब्रीफ डिस्कशन विद द फाइनेंस डायरेक्टर who was clear that the case would be defended and that they would not be disclosing the claim in the financial statements. The finance director was not prepared to provide any documentation due to sensitivity of the matter. आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है and that's it. अब आप लोगों को क्या करना है? आपको ये रिक्वायरमेंट जहन में रखनी है, ये पैराग्राफ जहन में रखना है, आपको रिक्वायरमेंट जहन में रखनी है। आपको रिक्वायरमेंट ए और बी के लिए आंसर ड्राफ्ट करना है। आपके पास 10 मिनट हैं, आराम से बैठ के आंसर ड्राफ्ट करें। चलें जी, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हैं। क्या सब लोगों ने अपने एंड पे ड्राफ्टिंग कर ली है? रिक्वायरमेंट एक है। एग्जामिनर अभी क्या कह रहे हैं? वी हैव टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू कह रहा है एग्जामिनर मुझे। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की बात करूं तो हम लोग ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एग्जामिनर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज पूछेगा, मैं मटीरियलिटी बताऊंगा और व्हाट शुड बी वर्सेस व्हाट हैज बीन। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मटीरियलिटी मुझे बताएं कितनी आ रही है? सर दिस इज 8% ऑफ पीबीटी। मटीरियलिटी हमारे पास आ रही है 8% ऑफ पीबीटी। टोटल एसेट से अगर मैं बात करूं
टोटल एसेट्स के अगेंस्ट डिटरमिन करें। अब सब लोग यहाँ पे देखेंगे, सब लोग यहाँ पे देखेंगे। अब 8% ऑफ पीबीटी और टोटल एसेट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं। So 1% of total assets. 1% of total assets. 1% ऑफ टोटल एसेट्स। दोनों एस्पेक्ट्स के से मटेरियल है। So PBT वाले से लग रहा है। टोटल एसेट्स की भी लिमिट इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1%, तो ये मटेरियल है। अच्छा। सही है। इवन दो अगर कोई मुझे ये कहे कि सर इसके हवाले से मटेरियल नहीं लग रही, लेकिन इसके हवाले से तो डेफिनेटली मटेरियल है ही है। अगर दोनों में से किसी एक बेंचमार्क के हिसाब से भी मटेरियल है, वी विल ट्रीट इट एज अ मटेरियल आइटम। ये बात अपने जहन में हम लोग रखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये बताया गया है कि हमारा क्लाइंट एक एयरलाइन कंपनी है और इसके ऊपर कुछ कस्टमर्स ने सूट इनिशिएट किया है, एंड अंडर द सूट दे आर आस्किंग फॉर 1264 मिलियन। कंपनी ये अग्री कर रही है कि ये लोग वाकई इफेक्ट हुए हैं, दीज आर इफेक्टेड और अग्रीव्ड क्लास। कंपनी ने ये बात अग्री कर ली है, लेकिन कंपनी एट द सेम टाइम ये कह रही है कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, और अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी? अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगी। ये सिचुएशन मुझे बताई गई है। मुझे IAS 37 के पर्सपेक्टिव से बताएं कि IAS 37 इसके बारे में हमें क्या कहता है? Sir, the said matter relates to a possible या probable liability that may be the obligation जो कि कंपनी पे आ सकती है। ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैनेजमेंट ये करेगी कि इसको असेस करेगी कि जो क्लेम है उसका लीगल क्लेम है वो कितना सर्टेन है कंपनी के ऊपर कि वो पॉसिबल आएगा। जब वो इसकी असेसमेंट करेगी तो वहां पर उसको 3 एम्बिट में वैल्यूएट करेंगी, प्रोबेबल, पॉसिबल एंड रिमोट। मैनेजमेंट ने तो अपनी असेसमेंट कर ली ना। फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, फाइनेंस डायरेक्टर सिंह हम इसको एक्टिवली डिफेंड करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। इसके ऊपर जो एक्चुअली उनका लॉयर है, कॉरेस्पोंडेंट है, वो हमें इस बात पे कंफर्म करेगा कि कंपनी ने अपनी पोजीशन इस तरह से बयान किया ऑडिट टीम को कि कंपनी कह रही है कि वील डिफेंड इट वेरी एग्रेसिवली, और हमें ये लगता है कि हम लोग ये सूट जीत जाएंगे, अकॉर्डिंगली नो अमाउंट विल बी पेबल। सही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हम लोग ये केस जीत जाएंगे, बिकॉज वी विल डिफेंड इट, एंड बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी सेंसिटिव इन नेचर, अकॉर्डिंगली हम लोग किसी और को तो क्या, जनरल पब्लिक को तो क्या, आपको भी इसका डिस्क्लोजर नहीं देना चाहते। ठीक है। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट इस वक्त क्या कह रही है कि डिस्क्लोजर नहीं देंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो हम लोग इसको डिफेंड करेंगे, और दूसरा ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इस वजह से। इन ग्राउंड्स को जहन में रखते हुए अब मैं IAS 37 देखूंगा। जब मैं IAS 37 को देखता हूं तो IAS 37 मुझे ये कहता है कि प्रोविजन बुक होगा या कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर जाएगा, या मैं कुछ भी नहीं करूंगा। प्रोविजन कब मैं रिकग्नाइज करूंगा? जब आउटफ्लो प्रोबेबल हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी में कब डिस्क्लोज करूंगा? जब आउटफ्लो पॉसिबल हो। कुछ भी मैं तब नहीं करूंगा जब आउटफ्लो रिमोट हो। अच्छा सर, ये इसके अलावा भी तो क्राइटेरियाज थे। ये तो आउटफ्लो वाला तो सिर्फ एक क्राइटेरिया था ना, उसके अलावा क्या कौन कौन से क्राइटेरिया थे? कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट, और अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। 3 क्राइटेरिया थे ना, अमाउंट मेजर्ड रिलायबली। कंपनी और से सुनेंगे ये बात, कंपनी ऑलरेडी ये बात एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये लोग वाकई अग्रीव्ड क्लास हैं। तो कोई पास्ट इवेंट तो हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है। हुआ नहीं है, हो सकता है।
फ्लाइट डिलेज हुई थी। फ्लाइट डिले होना क्या है? एक ऐसा पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पे कंपनी ने 1264 की अमाउंट डिटरमिन की है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अमाउंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? हमारा डिसाइडिंग फैक्टर ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया की बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि प्रोबेबल के प्रोविजन बुक करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, या कुछ भी नहीं करेंगे। इस पूरी सिचुएशन को जहन में रखते हुए क्या आपको ये लग रहा है कि आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी रिमोट है? कुछ भी आपको एग्जामिनर ने ऐसा कहा है जिससे आपको ये लग रहा हो कि यार ये तो कभी भी नहीं होगा, आउटफ्लो तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्जामिनर ने हमें कोई ऐसी बात बताई हुई है जिसकी वजह से हम लोग कह सकें कि आउटफ्लो इज रिमोट? नहीं। एग्जामिनर ने सर ऐसी कोई बात नहीं कही जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि आउटफ्लो रिमोट है। अब मेरे पास ये दो बातें आ गई, या तो प्रोविजन या तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, दोनों में से कोई एक चीज होगी। मैं अपने आंसर को इसी तरीके से लिखूंगा। मैं अपने आंसर में ये मेंशन करूंगा कि प्रोविजन भी हो सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो। इफ द आउटफ्लो इज प्रोबेबल तो मैं प्रोविजन रिकॉग्नाइज करूंगा। इफ आउटफ्लो इज ओनली पॉसिबल तो मैं क्या करूंगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दूंगा, लेकिन बेयर मिनिमम डिस्क्लोजर देना ही देना है। तो मैनेजमेंट का ये जो इंस्टांस है ये गलत है। आप अमाउंट रिकॉग्नाइज ना करें लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना ही देना है। दिस इज माय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू। मेरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू है वो ये है कि मैनेजमेंट का क्लेम विद रिगार्ड्स टू डिस्क्लोजर इट इज इनकरेक्ट। प्रोविजन रिकॉग्नाइज होना चाहिए या कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ऑल द डिस्कशन व्हिच वी हैव डन। क्या हमें ये बात समझ आती है? सही है। क्या हम इसका आंसर लिख सकते हैं? सही है, हम लोग इसका आंसर खुद लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी इजी सिचुएशन, लेकिन बहरहाल आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अब मुझे बताएं कि आउटस्टैंडिंग ऑडिट इश्यूज को आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इफ यू वर द ऑडिटर। So first of all, management is not expert in evaluating this probable possible criteria. Okay. So therefore, we will ask management to provide their lawyer's assessment regarding this particular. सही है सर। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि मैनेजमेंट देखो, तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो, यू आर नॉट द लॉयर। आप अपने लॉयर का ओपिनियन हमसे शेयर करें। मैं मैनेजमेंट से सबसे पहले ये कहूंगा। उससे भी एक स्टेप पहले मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन के बाद मैं मैनेजमेंट को कहूंगा कि अपने लॉयर का ओपिनियन मुझसे शेयर करें। once I have done all of this, I will discuss my findings या my conclusion with management and persuade them to disclose or recognize a provision। यहाँ पे कोई भी ये बात नहीं लिखेगा कि वी विल, अगर मैनेजमेंट अग्री नहीं करती तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस नहीं माने तो फिर हम लोग रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे। ये बात नहीं लिखनी। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पूछा। जो बात आपसे पूछी गई है उसी का जवाब दें। आपसे ये पूछा गया है कि आउटस्टैंडिंग इशू किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग इशू डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। सही है, तो हमें आंसर इस तरह से लिखना है। कैन वी राइट डाउन दी आंसर नाउ? क्या हम लोग आंसर लिख सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलें जी, एक्सीलेंट। मुदस्सिर कह रहे हैं सर हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को घर पे लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई भी मुश्किल हुई, परेशानी हुई, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास है कल।
हमारी क्लास स्टार्ट होगी एट 12:30 और हम लोग इंशाल्लाह 2:30 पे कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे अपनी क्लास को। ऑन दिस नोट हम लोग अपनी आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, ख़त्म कहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे कल। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन डिस्कस इट टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज़, सी यू ऑल टुमारो।